गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रोहित प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आरआर क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने कुछ चेंज किया है। अब मैंने पहले से ही लिख के रख लिया है ताकि टाइम बचे, आपका भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और अगला चैप्टर है हमारा वेदांत दर्शन और शिक्षा। तो वेदांत दर्शन का, जैसे वेदांत के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा था, वेदांत का अर्थ। ठीक है, तो वेदांत का अर्थ क्या था? वेदों का अंतिम भाग। ठीक है, जो भी वेद के अंतिम भाग होते हैं वो हमारे वेदांत कहलाते हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वेदांत का है वो हम लोग उपनिषद के अर्थ में वेदांत को निकालते हैं, और उपनिषद क्या होते हैं? वेदों के अंतिम भाग होते हैं। ठीक है, वेदांत का अर्थ हम वेदों के सार के रूप में लगा सकते हैं। वेदों के 3 भाग होते हैं, वैदिक मंत्र, ब्राह्मण और उपनिषद। उपनिषद को हम लोगों ने पढ़ा था वेदांत के अर्थ में निकालते हैं, और इसका अर्थ हुआ वेदों का अंतिम साहित्य, अंतिम भाग बोले या अंतिम सार बोले। ठीक है, बात करें तो वेदों के 3 रूप होते हैं, मुख्य 3 रूप होते हैं। ठीक है, ये मुख्य 3 रूप हैं, द्वैत, अद्वैत और विशिष्ट द्वैत। ठीक है, अब कुछ विद्वान जो अलग अलग मानते थे, जैसे यथाशंकर जी अद्वैतवाद को मानते थे, रामानुजाचार्य जो थे विशिष्ट द्वैतवाद को मानते थे, माधवाचार्य द्वैतवाद को मानते थे, निम्बकाचार्य द्वैतवाद को मानते थे, बल्लवाचार्य श्रोता द्वैत को मानते थे, श्रीकंठ जो थे वो शैव विशिष्ट द्वैत को मानते थे, और श्रीपति वीर शैव विशिष्ट द्वैत को मानते थे। फ्रेंड्स, ये एमसीक्यू में बन सकता था कि कौन सा महापुरुष किस रूप को मानता है वेदों के। ठीक है, तो ये ज़्यादा नहीं है, 7 ही हैं जो कि आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं वेदांत दर्शन की। तो वेदांत दर्शन जो है वो 2 भागों में बटा है, एक वेदांत और दूसरा दर्शन। वेदांत का अर्थ तो आप जान ही चुके होंगे, वेदों का अंत या फिर वेदों का अंतिम सार, और दर्शन का अर्थ हुआ ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, तो वेदांत का जो हम अर्थ निकाल सकते हैं, वेदांत दर्शन का जो हम अर्थ निकाल सकते हैं वो ये है कि वेदों के अंतिम सार तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना, मतलब वेदों के जो अंतिम सार हैं उनके तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना। अब बात कर लेते हैं हम, यहाँ से आइए, ये अलग हो गया। ये देखिए, वेदांत दर्शन के मूल सिद्धांत हैं कुछ, जैसे 5 सिद्धांत दिए हैं कुल। पहला है ब्रह्मा का सिद्धांत। ब्रह्मा का सिद्धांत में क्या है कि इन्होंने माना है कि ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। ठीक है, जगत मिथ्या क्यों है? जो परिवर्तनशील चीज़ें होती हैं उसको इन लोगों ने असत्य माना है। ठीक है, शंकराचार्य जी ने 3 सत्ता की, ब्रह्म सत्ता की 3 कोटियाँ दी हैं। कौन कौन सी? पारमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और प्रतिभासिक सत्ता। ठीक है, अब बात करते हैं जगत की अवधारणा की। ठीक है, अब जगत की अवधारणा दूसरा है, जगत मिथ्या है। क्यों मिथ्या है? क्योंकि ये एक अपरिवर्तनशील है। ठीक है, अब बात करते हैं माया की अवधारणा। माया की अवधारणा में क्या है कि परमात्मा ने जो है अपनी माया के द्वारा ही इस जगत को बनाया है, और माया की सत्ता, माया की जो अवधारणा है उसमें ये बोला गया है कि लोग माया के जाल में फंस करके जो उद्देश्य और जो लक्ष्य होते हैं उनसे भटक जाते हैं, और लक्ष्य और उद्देश्य, जो अंतिम लक्ष्य या उद्देश्य होता है वो क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, और अंतिम विकास या अंतिम चरण, जो विकास की सीमा का अंतिम चरण है वो भी हमारा मोक्ष की प्राप्ति है। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं जीव की अवधारणा। जीव की अवधारणा में 2 चीज़ें, 2 टर्म सीखते हैं, एक आत्मा और एक जीव। तो आत्मा जो होती है वो परमार्थिक सत्ता के अंतर्गत आती है, और जीव जो है वो व्यवहारिक सत्ता के अंतर्गत आती है। ठीक है, मोक्ष की अवधारणा, तो मोक्ष की अवधारणा में सिंपल यही है कि अंतिम लक्ष्य जो है वो मोक्ष की प्राप्ति है। ठीक है, यहाँ देखिए, अब वेदांत दर्शन और शिक्षा। वेदांत दर्शन में शिक्षा का क्या मतलब रूप है? तो वो 2 तरीके की शिक्षा थी, परा और अपरा। तो परा के अंतर्गत आध्यात्मिक शिक्षा, और अपरा के अंतर्गत लौकिक शिक्षा या फिर भौतिक शिक्षा। ठीक है, इसको लौकिक शिक्षा भी कह सकते हैं और भौतिक शिक्षा भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इनके ये विषय हैं। विषय कौन कौन से हैं? साहित्य, धर्म एवं दर्शन, ये परा के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे मेनली यहाँ पे लोग क्या करते हैं, परा के अंतर्गत हमने बताया था कि
पुराने टाइम पीरियड में कुछ लोग दर्शन की शिक्षा लेते थे और कुछ लोग व्यावसायिक शिक्षा लेते थे। तो ऐसे ही मान लीजिए कि ये अपरा जो है वो व्यावसायिक शिक्षा है और ये हमारी दर्शन शिक्षा है। ठीक है, इसमें मेनली अध्यात्म की बात करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति की बात करते हैं और जो इंद्रियों की बात करते हैं। ठीक है, और अपरा के अंतर्गत जो जगत के वातावरण से संबंधित जो भी तथ्य होते हैं वो हम इसमें सीखते हैं, जैसे भाषा, वर्णक्रम, गणित, चिकित्सा, ये व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण है, तो वो हम अपरा के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगली बात करते हैं शिक्षण विधि की। तो वेदांत दर्शन में शिक्षण विधि की बात करें तो श्रवण, मनन, प्रश्नोत्तरी, व्याख्यान, अनुदेशन, दृष्टांत और निदिध्यासन विधि प्रयोग में लाई जाती थी। श्रवण में क्या होता था कि गुरु चीज़ों को बोलता जाता था और जो छात्र था वो सुनता था। ठीक है, मनन में जो छात्र था वो मन ही मन उन चीज़ों को, मंत्रों को मन ही मन उच्चारित करता था और उनको कंठस्थ करता था। प्रश्नोत्तरी की बात करें तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर आपस में क्वेश्चन आंसरिंग होती थी। ठीक है, मतलब प्रश्न वगैरह पूछे जाते थे। और बात करें तो ये जो था ये सुकरात जी ने दिया था। ठीक है, प्रश्नोत्तरी विधि। ठीक है, अब व्याख्यान, कोई भी एक चीज़, कोई भी एक वर्ड या कोई भी मंत्र है उसको व्याख्यान करना या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लेन करना, वही हमारा व्याख्यान के अंतर्गत आ जाता है। अनुदेशन दे के करना, दृष्टांत और निदिध्यासन। निदिध्यासन का मतलब समझ लीजिए, निधि का मतलब, इस निधि का मतलब होता है ज्ञान और ध्यासन का मतलब होता है ध्यान। ज्ञान के लिए ध्यान लगाना ही निदिध्यासन होता है। ठीक है, तो हमने अलग अलग तोड़ के पढ़ा। निधि का मतलब ध्यान और ध्यासन का मतलब निधि का मतलब ज्ञान और ध्यासन का मतलब ध्यान। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय दर्शन के जो वेदांत दर्शन में 4 पुरुषार्थों को माना गया है। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, नेक्स्ट की ओर तरफ बढ़ते हैं। तो ब्रह्मा के रूप बताए गए हैं, एक निराकार, एक साकार। तो निराकार वह है जो निर्गुण है और साकार है जो सगुण है। निर्गुण मतलब गुण से रहित, मतलब उसके बारे में क्या ही बोलो, है ना, वो तो अच्छा भी वही, बुरा भी वही, सब कुछ वही है। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रह्मा। एक टर्म दिया है कि संसार में जो सर्वोपरि है वो हमारा क्या है? ब्रह्मा है। ठीक है, अब अनुशासन की बात करें तो वेदांत दर्शन में 4 अनुशासन की बात कही गई है। क्षिप्त अवस्था, विक्षिप्त अवस्था, मुद्दा अवस्था और एकाग्रावस्था। क्षिप्त अवस्था में क्या होता है? क्षिप्त अवस्था में पहले तो शिक्षार्थी या छात्र की बात करें तो वो इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं करना जानता है। ठीक है, और वो सीखता है, स्टार्टिंग करता है क्षिप्त अवस्था में। विक्षिप्त अवस्था में क्या होता है कि वह थोड़ा बहुत कंट्रोल करना सीख जाता है। और मुद्दा अवस्था में क्या होता है? मुद्दा अवस्था में वह काफ़ी हद तक कंट्रोल करना सीख जाता है अपनी इंद्रियों को। और एकाग्र अवस्था एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे वह अपनी इंद्रियों को पूर्ण तरीके से कंट्रोल करना सीख जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा कंप्लीट चैप्टर हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और ये नया तरीका आपको कैसा लगा वो कमेंट करिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही आगे क्या नाम है कॉन्सेप्ट लाते रहेंगे आपके लिए। और आई होप ये अच्छा लगा होगा। ये पैटर्न मुझे भी अच्छा लगा क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम की बचत होती है और आई थिंक राइटिंग भी अच्छी है, क्योंकि पहले जब लिखते थे तो जल्दबाजी में कैसा भी लिखते थे, लेकिन अभी थोड़ा आराम से लिखते हैं तो ठीक ठाक राइटिंग भी आ जाती है। आई होप आपको पहले के ही समझ में आया होगा। अब तो खैर समझ में आएगा ही आएगा, कोई इशू नहीं है। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आज की क्लास के जो रिव्यूज़ हैं वो कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, तो थैंक यू। कल मिलते हैं इसी टाइम पे। थैंक यू।